एपिसोड नंबर 1। कर्ज। माँ, मैं उस लंगड़े से कभी शादी नहीं करूंगी। ये कहकर अलीशा कपूर जोर जोर से रोने लगी। 3 फ्लोर के उस आलीशान मेंशन में सिर्फ और सिर्फ अलीशा की आवाजें गूंज रही थी। मेंशन में डर का माहौल था और सब कुछ ठहर गया था। घर के नौकर चाकर, माली, ड्राइवर सब अपनी जगह पर खड़े तीसरे फ्लोर की तरफ डर से देख रहे थे। तीसरे फ्लोर पर उस बड़े से आलीशान कमरे में अलीशा अपने बेड पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। रो रो कर उसकी आंखों का काजल और मेकअप नीचे बहने लगा था। अलीशा के बेड के पास ही उसकी मां नीता कपूर और पापा शरद कपूर उसे रोता देख असहाय खड़े थे। बेटी को रोता देखकर नीता कपूर की आंखों से भी आंसू आ गए। उन्होंने अपना हाथ अलीशा की पीठ सहलाने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन उसने उनका हाथ झटके से हटा दिया और अलीशा ने गुस्से में कहा, माँ, मैं दादाजी के वचन के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। वो लंगड़ा इंसान नहीं, जानवर है। ये बात सभी जानते हैं। नीता ने अलीशा को शांत कराते हुए कहा, बेटा, हम भी नहीं चाहते ये शादी हो, लेकिन क्या करें। तेरे दादाजी ने मोहन ओबरॉय को प्रॉमिस किया था कि वो अपनी पोती की शादी उनके पोते आकाश ओबरॉय से करेंगे। आकाश भी हैंडसम था, लेकिन किसको पता था कि उस एक्सीडेंट के बाद आकाश कभी अपने पैरों पर नहीं चल पाएगा। अलीशा ने अपनी माँ की बात को काटते हुए गुस्से से कहा, आप दादाजी के कहने पर मुझे जलते चूल्हे में फेंकने को तैयार हैं। मुझे ऐसे इंसान से बिल्कुल भी शादी नहीं करनी, जिसकी पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर बीतने वाली है। अब तक खामोश शरद ने सहमी हुई आवाज में अलीशा से कहा, बेटा, इस शहर में शायद ही कोई होगा जो ओबरॉय खानदान से रिश्ता ठुकराएगा। तू तो जानती ही है ओबरॉयज कितने पावरफुल है। उनसे रिश्ता ठुकराने का मतलब है अपनी किस्मत को ठुकराना। तभी अलीशा ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। अपने सामने रखे कुशन को उसने जोर से चीर कर जमीन पर फेंक दिया, इससे पहले कि अलीशा कुछ और करती। नीता ने अपने आंसू पोंछे और अलीशा से दृढ़ता के साथ कहा, लेकिन अब ओबरॉय खानदान का रिश्ता ठुकराया जाएगा। ये सुनते ही अलीशा और शरद नीता की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। नीता ने अलीशा से कहना जारी रखा, अलीशा, तू ठीक कह रही है। किसी को कोई हक नहीं बनता कि मेरी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ करे। ओबरॉय खानदान में कपूर खानदान की बेटी बहू बनकर जाएगी, लेकिन मेरी बेटी नहीं। इससे पहले कि अलीशा और शरद नीता से कुछ कह पाते, नीता कमरे से चली गई। नीता तीसरे फ्लोर की सीढ़ियों से दूसरे फ्लोर पर आ गई, जहां पर वो शरद के साथ रहती थी। नीता के दूसरे फ्लोर पर आते ही घर के नौकरों में हलचल हो गई थी। उन्हें डर था कि कहीं नीता बेवजह किसी को डांट ना दे, लेकिन नीता किसी से कुछ कहे बिना ग्राउंड फ्लोर के कोने के कमरे की तरफ चली गई। कमरे के पास जाकर नीता ने देखा कि कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन कमरे में लॉक नहीं लगा हुआ था। नीता ने दरवाजा खोला। अंदर कमरे में 24 साल की लड़की रिया कपूर एक साधारण सी चेयर पर बैठे कानों में हेडफोन लगाए गाने सुन रही थी। साथ ही साथ वो लैपटॉप पे काम भी कर रही थी। उसकी टेबल पर बिजनेस मैनेजमेंट की कुछ किताबें, एक लैपटॉप और एक आर्टिफिशियल कछुआ था, जो हमेशा उसके साथ रहता था। रिया अपने ऑफिस के काम में इतना व्यस्त थी कि वो इस बात से अनजान थी कि अलीशा ने शादी तोड़ने के लिए पूरे घर में हंगामा मचाया हुआ है। नीता रिया के पास आकर खड़ी हो गई। जैसे ही रिया को नीता के पास आने का एहसास हुआ, उसने कानों से हेडफोन हटाया और चौंक कर खड़ी हो गई। रिया ने नीता से कहा, "अ- अरे माँ, आप यहाँ?" रिया का चौंकना लाजमी था, क्योंकि नीता बिना किसी वजह के उसके कमरे में कभी नहीं आती थी। इसलिए इस तरह नीता को कमरे में देख रिया चौंक गई थी। वहीं नीता ने मन ही मन गुस्से से कहा, इतने सालों में कभी भी मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि ये मेरी बेटी है, फिर भी ना जाने क्यों ये मुझे माँ बोलती है। नीता ने अपने मन की बात को दबाते हुए रिया से शांत स्वभाव में कहा, माँ कहने का हक मैंने तुम्हें तभी दे दिया था जब तुम
6 महीने की थी और कोई तुम्हें मेरी गोद था। तब कुछ भी नहीं था हमारे। ये घर, धन दौलत और ये शान और शौकत, सभी ने मुझसे यही कहा कि तुम्हें अनाथ आश्रम छोड़ आना चाहिए। लेकिन तुम्हारी मासूम शक्ल को देखकर मैंने तुम्हें अपनी कोख से लगाए रखा, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया अलीशा, और तुम में फर्क किए बिना तुम्हें इस लायक बनाया कि आज तुम अपने पाँव पर खड़ी हो गई हो। ये सुनते ही रिया ने घबराहट में अपनी पीली ड्रेस को जोर से जकड़ लिया। ये वही ड्रेस थी जिसे अलीशा 2 बार पहनकर रिजेक्ट कर चुकी थी। रिया सोच रही थी कि आज आखिर नीता पुराने एहसानों को क्यों गिनवा रही थी। नीता ने कहना जारी रखा, रिया, आज इस परिवार के तुम पर किए एहसानों को चुकाने का वक्त आ गया है। तुम्हें शादी करनी पड़ेगी मोहन ओबेरॉय के पोते आकाश ओबेरॉय से। तुम तो जानती हो कि आकाश का रिश्ता अलीशा के लिए आया हुआ था और अलीशा को पढ़ने के लिए अगले ही महीने अमेरिका जाना है। अलीशा ये शादी कभी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए अलीशा की जगह तुम शादी के मंडप में बैठोगी। शादी शब्द सुनकर मानो रिया की पूरी दुनिया तबाह हो गई हो। रिया ने अपने बलबूते पर पढ़ाई करके एमबीए की डिग्री हासिल की थी और इंडिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी में जॉब उसके पास थी। लेकिन नीता ने एक पल में ही रिया से सब कुछ छीन लिया था। रिया ने डर से कांपते हुए नीता से कहा, "अ, माँ, लेकिन मैं कैसे शादी?" इससे पहले कि रिया कुछ कह पाती, नीता ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मैंने डिसीजन ले लिया है, अब इसके बारे में कोई और बात नहीं होगी। तुम्हें जलती भट्टी में नहीं झोंक रहे, ओबेरॉय खानदान में भेज रहे हैं। मैं जानती हूँ कि लड़का चल फिर नहीं सकता, लेकिन उसके पास इतनी दौलत है कि तुम्हें कभी अपने पैरों पर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तैयार हो जाओ शादी के लिए। एक वो दिन था और एक आज का दिन। लोटस होटल के आलीशान कमरे में एक बड़े मिरर के सामने रिया दुल्हन की ड्रेस पहने बैठी हुई थी। रिया के चेहरे पर मेकअप डन करते हुए रिया की स्टाइलिस्ट ने उससे मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, जन्नत की किसी परी से कम नहीं लग रही हो आप। लेकिन आप बुरा मत मानना, आपसे शादी करके उस लंगड़े की तो मानो किस्मत ही खुल गई। कहाँ आप हो और कहाँ वो। रिया ने स्टाइलिस्ट को तुरंत टोकते हुए कहा, ये क्या बोल रही हो तुम? वो जैसे भी है मेरे होने वाले पति है। ये सुनकर स्टाइलिस्ट ने अपना सर नीचे कर लिया। रिया अपने आप को शीशे में देख रही थी। लेकिन ठीक ही तो कह रही थी स्टाइलिस्ट। रिया परी जैसी ही लग रही थी, मानो दूधिया बदन वाली परी को किसी ने लाल जोड़ा पहना दिया हो। लाल जोड़ा उस पर यूं जच रहा था मानो कोई पेड़ लाल फूलों से लबालब भरा हो। रिया की आंखें भी मोती की समान चमक रही थी। उसके गालों की लालिमा गुलाब के फूल जैसी थी। स्टाइलिस्ट ने रिया से कहा, दीदी चलो, मुहूर्त निकला जा रहा है, पंडित जी से मुझे डांट पड़ेगी। रिया चेयर से उठी और कमरे से बाहर आ गई। जैसे ही रिया कमरे से बाहर आई, रिया ने देखा लॉन में सभी गेस्ट उसे देखे जा रहे थे। रिया को महसूस हुआ कि उसने स्टाइलिस्ट को तो चुप करा दिया था, लेकिन बाहर सभी गेस्ट दबी जुबान में वही बात कह रहे थे जो उससे स्टाइलिस्ट ने कही थी। रिया मुस्कुराहट के साथ मंडप की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही रिया आगे बढ़ी, किसी गेस्ट ने कहा, लंगड़े आदमी के साथ अपनी बेटी के हाथ पांव बांधकर समंदर में फेंक दिया कपूर ने। दूसरे गेस्ट ने कहा, अपाहिज होने में किसी का कोई बस नहीं, लेकिन सुना है कि उस लड़के का गुस्सा हमेशा 7वें आसमान पर रहता है, कोई भी उसके आसपास टिक नहीं पाता। तभी किसी तीसरे गेस्ट ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने सुना है कि लड़का ओबेरॉय का असली बेटा भी नहीं है, डस्टबिन से उठाया है, ओबेरॉय की नाजायज औलाद है वो। गेस्ट की बातें रिया के कानों में गरम लोहे की तरह चोट कर रही थी, लेकिन रिया के चेहरे पर शिकन का भाव नहीं था। उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखी। वो हाथ में वरमाला पकड़े हुए मंडप की तरफ बढ़ गई। लॉन के बीचों बीच गुलाब और मोगरे के फूलों से पूरा मंडप सजाया हुआ था और मंडप में पंडित जी मंत्र पढ़े जा रहे थे। जैसे ही रिया मंडप में पहुंची, उसके पांव तले जमीन खिसक गई।
मंडप में जहां आकाश ओबेरॉय होना चाहिए था, वहां सिर्फ एक व्हील चेयर थी। व्हील चेयर को शेरवानी और बरमाला पहनाई गई थी। गेस्ट की भीड़ जो अब तक दबी जुबान में खुसफुसाहट कर रही थी, अब खुलकर बातें करने लगी। भीड़ में से किसी ने कहा, देखो कितना घमंडी है आकाश ओबेरॉय, शादी में खुद आने की जरूरत ही नहीं समझी, अपनी व्हील चेयर को भेज दिया। ऐसे घमंडी इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिताने जा रही है रिया कपूर। वहीं आकाश की तरफ से जो बाराती आए थे, उनमें से किसी एक ने कहा, सुनने में आया है कि आकाश ओबेरॉय बड़ी मुश्किल से अपने दादा मोहन कपूर के कहने पर शादी के लिए राजी हुआ था, लेकिन हफ्ते भर पहले ही कपूर ने दुल्हन बदल दी। तो फिर व्हील चेयर तो भेजनी ही थी आकाश को। भैया, खिलाड़ी चाहे लंगड़ा ही क्यों ना हो, कॉन्सोलेशन प्राइज लेना उसे भी रास नहीं आता। रिया भीड़ के बीच अपमानित और असहाय महसूस कर रही थी। वो हाथ जोड़कर अपनी मां नीता कपूर और शरद कपूर को ढूंढ रही थी। रिया चाह रही थी कि भीड़ के बीच से उसकी मां नीता आकर कह दे कि ये शादी नहीं हो सकती, लेकिन नीता ने अपनी बेटी अलीशा को इस शादी से बचाने के लिए ये ताना बाना बुना हुआ था, इसलिए वो चुप थी। तभी पंडित जी ने कहा, मुहूर्त निकला जा रहा है, वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। नीता और रिया की आंखें आपस में मिली, इससे पहले कि रिया नीता से कुछ कह पाती। नीता ने इशारे से रिया को पंडित जी की बात मानने के लिए कहा। रिया का उसी पल दिल टूट गया। उसने आगे बढ़कर व्हील चेयर को वरमाला पहना दी और व्हील चेयर में रखी माला को खुद पहन लिया। मंडप के चारों तरफ खड़े गेस्ट की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उनमें से किसी गेस्ट ने अपने फोन में इस अजीब शादी को रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन उठाया ही था कि टक्सीडो पहने कुछ बॉडीगार्ड्स वहां आ गए। उनके सूट पर ओबेरॉय का बैच लगा हुआ था। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने गेस्ट का फोन छीनते हुए कहा, इस शादी को रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, प्लीज। रिया का अब दम घुट रहा था और उसे एहसास हो गया था कि वो ओबेरॉय परिवार के पिंजरे में हमेशा के लिए कैद होने वाली थी, जहां पर उसे अपनी मर्जी से सांस लेने की इजाजत भी नहीं होगी। और इस पिंजरे में उसे कैद करने वाले खुद उसके माँ बाप थे। देखते ही देखते मंत्रोच्चार के बीच रिया ने व्हीलचेयर के साथ फेरे पूरे कर लिए थे। इतिहास में पहली बार किसी लड़की ने इस तरह व्हीलचेयर के साथ अपनी शादी रचाई थी। और फिर विदाई की घड़ी आ गई। ये विदाई भी अजीब थी। रिया की आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं थी। रिया ने अपना दिल पत्थर बना लिया था। वो अपने माँ बाप और अलीशा से मिले बिना ही गेट पर खड़ी काली कार की तरफ चली जा रही थी। उसने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रिया कार में बैठ गई। बॉडीगार्ड ने उस ऑटोमेटिक व्हील चेयर को रिया के पास वाली सीट पर चढ़ा दिया और कार का दरवाजा बंद कर दिया। कार चल दी, लेकिन कुछ पल बाद ही रिया को महसूस हुआ कि वो अपने माँ बाप, घर और अपने सपनों को छोड़कर किसी ऐसी अनजान जगह जा रही है जहां ना वो किसी को जानती थी और ना ही उसे कोई जानता था। आखिर कहाँ जा रही थी रिया? क्या होगा जब रिया उस घमंडी और गुस्सैल इंसान का सामना करेगी जो अपनी ताकत से किसी को भी झुका सकता था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।